हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का स्काई अकेडमी में बहुत स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर जो रसायन विज्ञान है उसका एक पूरा संपूर्ण नोट तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। समझ लीजिए कि एक महामैराथन क्लास से जितना भी समय लगेगा इसमें पूरा आपका रसायन विज्ञान खत्म है। ठीक है, इसमें जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारा नोट्स की तरह जो है बताया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो आइए हम देखते हैं जो है आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो अध्याय पहला है उसका जो है देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन, ठीक है, ये ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसा परिवर्तन हो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए एक जो है NaCl। ठीक है, NaCl ले लिया जाए और इसको जो है नया पदार्थ बनाया जाए तो बन जाएगा क्या, NaCl। ठीक है, अब ये संतुलित है असंतुलित है क्या है इससे नहीं, बस सिर्फ आपको ये समझना है कि जो ऐसा परिवर्तन जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका ये है। ठीक है, यानी NaCl इक्वल टू Na+Cl इक्वल टू NaCl, यानी ये सोडियम था, ये क्लोरीन था। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, NaCl, यानी कि ये आपका बन गया नमक। ये आपका बन गया नमक। तो ये जो है एक नए गुण वाला पदार्थ तैयार हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ये ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से हैं, ये यानी कि Na+Cl, इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्पाद। इसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। और एक और होता है इसमें, उसको कहा जाता है उत्प्रेरक। उसको कहा जाता है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे या बढ़ा दे, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में, यानी मान लो अभी इसको तापमान दिया जाए या इसमें कुछ मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से जो है मेन पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्प्रेरक, और तीसरा होता है उत्पाद। यानी ये तीन रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य पार्ट होते हैं। ये तीन जो है रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य पार्ट हैं। कौन कौन से, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ये भाग लेने वाला होता है, समझ लीजिए वैसे कि ये भाग लेने वाला है। ठीक,
और ये समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता बढ़ाता है, यानी समझ लो भगाने वाला है। कौन सा? भगाने वाला है। उसको चाहे तेज दौड़ाए चाहे धीमे दौड़ाए। और ये जो है भागने के पश्चात जो उसका रिजल्ट आया, आउटपुट आया, ठीक है, वह उत्पाद कहलाता है, यानी बनने वाला पदार्थ होता है। ये कौन सा होता है? बनने वाला पदार्थ है। ठीक, ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण में ऐसे भोजन का पाचन, यानी भोजन के पचने के बाद में एक नया पदार्थ बनता है जो क्या है? उत्पाद है। श्वसन, ठीक है, ये सब उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना तो भूरे कलर का रंग जो है उस पर जंग लगता है, भूरे रंग का। ठीक है, फिर मैग्नीशियम फीते का जलना, यानी मैग्नीशियम रिबन का जलना। ठीक है, उसके बाद में दही का बनना। दही कैसे बनता है? तो दही बनता है दूध से, दूध से दही का बनना। अब पहले दूध था, उसमें कोई जो है एसिड मिलाया गया, यानी जिसमें जो है उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाया या घटाया और बन गया क्या? दही। तो ये सब क्या है? आपके जो है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण कौन सा है? ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण है। प्रेक्षण में सबसे पहले होता है अवस्था परिवर्तन। कौन सा? अवस्था परिवर्तन होता है। उसके बाद में तापमान में परिवर्तन होता है एक, और उसके बाद में रंग में परिवर्तन होता है, और फिर उसके बाद में गैस का उत्सर्जन होता है। इन 4 बिंदुओं पर वो आधारित होता है। पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, और चौथा गैस का उत्सर्जन। ये जो है 4 बिंदु होते हैं जो उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में जो है फिर आता है, आगे देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें जो है दिया गया है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक शब्द समीकरण दिया गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? आपका अभिकारक है। ये आपका क्या है? अभिकारक है। ठीक है, ये है आपका क्या? अभिकारक। और उसके बाद में उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना, तो ये आपका क्या है? उत्पाद, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ थे, ठीक है, ये इतना जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ था, ये सब क्या था? अभिकारक था। ठीक है, ये क्या था? अभिकारक। इतना, ये है आपका अभिकारक, ये आपका क्या है? हानिकारक है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है कौन सा? जिंक ले रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहा है। ठीक है, यानी Zn प्लस H2SO4। ठीक है, और उसके बाद में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, यानी ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है। समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, Zn प्लस H2SO4 और बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। ये आपका जो है हो गया, यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और उसके बाद में इसका उदाहरण कौन कौन सा है? भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, दही का बनना, अवस्था में परिवर्तन, और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो एक समीकरण द्वारा आपको बताया गया है, यानी हमने भी यहाँ पे बता दिया था ये समीकरण यहाँ पर, और एक जो आपके नोट्स में जो बना है ये समीकरण। ठीक है, उसके बाद में जो है अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है
रासायनिक समीकरण, यानी अब अगली हेडिंग क्या है आपकी, रासायनिक समीकरण क्या है इसको देखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो है क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस। फिर है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, अभी हम एक रिएक्शन के द्वारा आपको बता दे रहे हैं। फिर है रासायनिक, अब रासायनिक समीकरण को आप देख लीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण में मान लीजिए जैसे कोई सा भी समीकरण यहीं पे जो लिखा है इसी को देख लीजिए। दिया गया है Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो ये भाग लेने वाले तत्व हैं, ये सब क्या हैं, अभिकारक हैं। ये सब क्या हैं, अभिकारक हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई ये एरो है, वहीं पे ये बताया गया था कि रासायनिक जो है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है, ये जो तीर का निशान है उसके ऊपर जो दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर कोई सा भी लिया जाए, टेम्परेचर ले लिया जाए, H2SO4 ले लिया जाए, HCl ले लिया जाए, ये चीज ठीक है नहीं। फिलहाल अगर यहाँ पर वो लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा में समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों या शब्दों के रूप में लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं ये जानना। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, कि जो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कई बार बताया गया है कि जो ऊर्जा है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक में एवं उसके पश्चात यानी उत्पाद में उन प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे आप लोग मैथ में सवाल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, यानी LHS बराबर RHS, यही चीज होता है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ठीक उसमें जो है रासायनिक समीकरण में भी यही प्रक्रिया होती है कि हमारा जो बायां पक्ष है, यानी बाएं पक्ष में जितने भी तत्व दिए गए हों, बाएं पक्ष में दिए गए तत्वों की संख्या और दाएं पक्ष में दिए गए तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपके सामने एक जो है समीकरण लिखा है, जैसे Fe, ठीक है, Fe दिया गया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, यानी इस समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में जाने। ठीक है, तो जैसे देखो फिर है कि चरण एक यानी पहला नियम क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। यानी पहला नियम क्या है कि जो है जब आप नियम को लिखिए तो उसके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए, ऐसे जो बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, ऐसे
हो गया। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए, यानी ये चीज। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या कितनी कितनी है ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, ये चीज हमको क्या करनी है, नोट करनी है। अब अभी इसको देखिएगा कैसे। जैसे दिया गया है एफ ई, समीकरण इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग देखिए। एफ ई और उसके बाद में प्लस H2O और प्लस एफ, प्लस नहीं, यहाँ पे थोड़ा एफ ई प्लस H2O इजकल टू Fe2O3 प्लस H2। अब इसमें देखो ये समीकरण आपका संतुलित नहीं है। ये जो समीकरण है आपका ये संतुलित नहीं है। क्यों क्यों नहीं संतुलित है? बाएं पक्ष वाले में देखिए, तो बाएं पक्ष वाले में क्या है, एफ ई इधर और इधर एच और ओ। तो एफ ई की संख्या कितनी है, एक, एच की संख्या कितनी है, दो, ओ की संख्या कितनी है, ओ की संख्या है एक। ठीक है, और एच की संख्या कितनी है, दो। ठीक, उसके बाद में इधर वाले में एफ ई कितना है, दो है, ओ कितना है, तीन है, और एच कितना है, दो है। अब इसको जो है देखो, एफ ई जब इधर एक है इधर दो है, तो इधर हम दो से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। जब हम दो से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। इधर हाइड्रोजन जो है दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन देखिए इधर जब हम दो से इसमें गुणा करते हैं और फिर उसके बाद में है यहाँ पे ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन यहाँ पर तीन, इधर हम गुणा कर ले तीन से। अब ये हम इस हिसाब से तो बराबर कर चुके सबको। ठीक है, अब इस हिसाब से जब ये बराबर हो गया है तो इसमें देखिए कि क्या क्या चीज की कमी है। ठीक है, अभी पूरा कैसे होगा, ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए एक बार कि बराबर है कि नहीं बराबर है। अर्धचालक में एक दो एक है और इसमें जो है तीन दो, तीन दो, और हाइड्रोजन कितना है, यानी ऑक्सीजन जो है चार इसमें दिखा रहा है। चलो इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं इससे दो से, तो ये और ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना है, इधर दो था उधर भी दो था, ये बराबर, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इधर गुणा करेंगे तीन से, यानी इसको हम तीन करेंगे, जब जब हम इसको तीन कर देंगे तो ये हो जाएगा तीन दूनी छः, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर जो है और हाइड्रोजन की हो गया कितना, छः, तो इधर हम गुणा करेंगे चार से, इसमें कर देंगे चार से, इसमें गुणा करेंगे चार से। ठीक है, अब चार से यहाँ पे प्लस H2, इसमें हम गुणा करेंगे इससे, इस हाइड्रोजन में जब तीन से गुणा किया गया तो ये दो दो बराबर था। ठीक है, इधर ये दो था उधर वो दो था, लेकिन जो है ऑक्सीजन इधर एक है इधर ऑक्सीजन एक था, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन था। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। अब इसको तीन करने के लिए तीन से गुणा किया गया तो हाइड्रोजन हो गया छः, तो अब इसमें गुणा करेंगे किससे, तीन से, तीन दूनी छः, ये हो गया।
ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया, ठीक है। Fe हमारा 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या बनेगा जो है, यानी अब बराबर होगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन ये बराबर है इससे, Fe ये बराबर है इससे, हाइड्रोजन ये बराबर है, इस हाइड्रोजन में जो है इधर गुणा किया गया है 3 से और इधर गुणा किया गया है 3 से, यानी अब दोनों जो है हमारा दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए जो है, अब वही समीकरण जो है इसमें संतुलित करके दिखाया गया है, समीकरण को जो है संतुलित करके दिखाया गया है। आप चाहे आप यहाँ से समझ लीजिएगा, चाहे आप यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है, नोट में। उसके बाद में अगला जो है दिया गया है कि उसी का नियम, ठीक है, उसी का नियम दिया गया है आगे जो है चरण 5 में, कि अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, ठीक है। यानी जब हम समीकरण लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा गया है, ठीक है, कि वो गैस में है कि ठोस में है, ठीक है, कि द्रव में है, यानी किस में है, ये चीज हमको लिखना होता है। अगर ठोस है तो यस फॉर यानी कि सॉलिड, द्रव है तो यल फॉर यानी कि लिक्विड, और गैस है तो गैस के लिए गैस, ठीक है, और जलीय विलयन है तो कोई, ठीक है। अब ये जो है आपके सामने ये लिखा हुआ है समीकरण 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस 4H2, यानी यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। यानी उसकी अवस्था को भी लिखा जाना चाहिए, उसकी अवस्था को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि जो है अवस्था कैसी है, सॉलिड है यानी ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसके बारे में। फिर उसके बाद में जो है अगला नियम है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर हम दर्शाते हैं। ऐसे ऐसे मान लीजिए एरो लगाते हैं, उसके ऊपर हमें टेम्परेचर दर्शाना हुआ तो हम ऐसे क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। ये क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो पहली अभिक्रिया है संयोजन की अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन माने होता है जुड़ना, संयोजन। अगर सिर्फ आप इतना इतना पॉइंट याद रखेंगे तो आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में अगर आ जाता है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। संयोजन माने क्या होता है, तुलना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है A प्लस बी इक्वल टू सी, यानी जब दो तत्व आपस में जुड़ेंगे तो एक नए तत्व का निर्माण कर देंगे और क्या हो जाएगा, वो संयोजन की अभिक्रिया हो जाएगी। यानी इसमें कोई नया तत्व, दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व जुड़ेंगे और जुड़कर क्या कर देंगे, एक नए तत्व यौगिक का निर्माण कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई सा समीकरण लीजिए, यह लीजिए Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl, ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन की अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कोयले का दहन, यानी C प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये आपकी कौन सी क्रिया है, संयोजन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है, संयोजन की क्रिया है। जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 प्लस इक्वल टू 2H2, ये आपका क्या है, संयोजन का है, संयोजन क्रिया। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2, ये है आपकी संयोजन की क्रिया, ठीक है। पेपर में कभी कभी बुझा चूना, बुझे हुए चूने का जो है सूत्र पूछता है, तो बुझा चूना है CaOH2 और बिना बुझा हुआ चूना है CaO, यानी बुझा चूना, बुझा चूना जो होता है वो है CaOH2, ये है आपका, ठीक है। और बिना बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, तो ये क्या है, CaO, ठीक है। इस दोनों सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक बुझा हुआ चूना है और एक बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH2 है,
और बिना बुझा हुआ चूना CaO है। ठीक। संयोजन अभिक्रिया में जो है कुछ प्रकार है, एक जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक जो है कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें जो अभिक्रिया चले यानी शुरू हो और उसमें एक नया पदार्थ भी बने, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये आपके सामने समीकरण दिया गया है। ठीक है, सामने जो है समीकरण दिया गया है CH4 + O2 = CO2 + 2H2O + ऊष्मा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जैसे इसका समीकरण दिया गया है C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ऊष्मा, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। फिर उसके बाद में अगला आता है वियोजन की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। सेम इसी को पलट दीजिए। ठीक है, इसे दिया गया है NaCl और इसको तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Na + Cl। ठीक है, ये हो गई वियोजन की अभिक्रिया। तो वियोजन माने क्या होता है, टूटना। वियोजन माने क्या होता है, टूटना, यानी कि विखंडन कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक यौगिक टूटकर दो तत्वों में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में वियोजन में एक आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, यानी इसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। उसके बाद में फिर है उदाहरण में जैसे दिया गया है उसमें वियोजन में कि 2FeSO4 ऊष्मा के साथ Fe2O3 + SO2 + SO3। ठीक है, ये चीज जो है दिया गया है। ये है फेरस सल्फेट, हरे रंग का होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये भूरा लाल रंग होता है। ठीक है, उसके बाद में चूना पत्थर है CaCO3, ऊष्मा के द्वारा यानी उत्प्रेरक क्या बनाया गया है, ऊष्मा बना CaO यानी बुझा, बिना बुझा हुआ चूना और बन गया CO2। ठीक है, ये हो गया। उसी में एक आता है वैद्युत संयोजन। तो वैद्युत संयोजन क्या है, यानी विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत संयोजन, वो वैद्युत वियोजन कहलाता है। यानी जब विद्युत धारा के द्वारा जो है प्रक्रिया की जाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है, वैद्युत वियोजन कहते हैं। एक मिनट। उसके बाद में इसका उदाहरण दिया गया है 2H2O, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की गई तो बना क्या, 2H2O + O2, ये बन गया। ठीक है, अब ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें जो है इधर से ऑक्सीजन प्रवाहित किया गया, ये परख नली है, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये एनोड की छड़ है, ये स्विच है, इधर कैथोड की छड़ लगी है, रबर स्टॉपर है, पानी है, हाइड्रोजन है, प्लास्टिक मग है। यानी इतनी चीजों का इसमें उपयोग किया गया इस प्रयोग को करने में। और चीज इसमें क्या है, यानी एक बैटरी का उपयोग किया गया। ठीक है, एक बैटरी लगाई गई तो जो है ये प्रयोग आपका संपूर्ण हुआ। यानी इसमें ऑक्सीजन, ग्रेफाइट की रॉड, एनोड, स्विच, कैथोड, रबर पावर, पानी, हाइड्रोजन, प्लास्टिक मग आदि चीजों का उपयोग करके जो है इस समीकरण को, इस अभिक्रिया को पूर्ण कराया गया। फिर है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यानी जो प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन किससे होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में
ठीक है। इसकी उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऐसे दिया गया है 2AgCl, ठीक है, क्या दिया गया है 2AgCl, सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, बन रहा है 2Ag + Cl2, ठीक है। इसी प्रकार से 2AgBr, सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक के रूप में 2Ag + Br2, ये आपका क्या हो गया, प्रकाशीय वियोजन क्रिया हो गया, यानी AgCl टूटकर Ag और Cl2 में परिवर्तित हो रहा है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है, यानी ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, किसका, प्रकाशीय वियोजन का, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, ठीक है, कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, श्याम श्वेत, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आता है अगली अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी शोषी माने, शोषी माने क्या कहते हैं, शोषण, यानी ये क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है विस्थापन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन की अभिक्रिया दी गई है। तो विस्थापन की अभिक्रिया में आप लोग देखिए क्या है, विस्थापन क्रिया है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। यानी जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होगा, अत्यधिक क्रियाशील, ठीक है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व से क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। ऐसे दिया गया है Fe+CuSO4 टू FeSO4 को अपनी तरफ को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और कॉपर जो है अकेला बच रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापित अभिक्रिया हो गई। ऐसे दिया गया है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, अर्थात CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा SuSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो ये क्या हो गया, एक विस्थापन की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। जिंक कॉपर से अधिक अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व है। उसके बाद में फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक प्रकार के जो यौगिक है, दो या दो से अधिक यौगिक यौगिक के तत्वों के
प्रदान द्वारा ये जो है द्विविस्थापन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ऐसे दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने, Na2SO2 इधर है और इधर क्या है, यानी सोडियम सल्फेट इधर है और इधर BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड इधर है। अब बन क्या गया, एक तो विस्थापन हुआ, BaSO4 इधर आ गया, ठीक है, और उधर क्या हो गया, उधर हो गया NaCl हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन की क्रिया हो गई, यानी दो प्रकार की यौगिक आपस में क्या कर रहे हैं, अपने अपने तत्वों का विस्थापन कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन की क्रिया। उसके बाद में फिर अगला आता है उपचयन या अपचयन की क्रिया। ठीक है, उपचयन या अपचयन की क्रिया जो है ये है। तो उपचयन की क्रिया किसे कहते हैं, उपचयन की क्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन की क्रिया कहते हैं। यानी कोई पदार्थ हो, ठीक है, कोई पदार्थ लिया गया हो, किसी पदार्थ में जो है कौन सी क्रिया है, उपचयन की क्रिया। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर एक क्रिया आगे है अपचयन। ठीक है, अपचयन, अब पहले इसका जो है उपचयन के एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हासमेंट हो। ठीक है, उपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो यानी कमी हो। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी, ठीक, तो वो क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। यानी उपचयन और अपचयन, जैसे मान लो समीकरण दिया गया है C+O2 इजकल टू CO2, ठीक है, ये चीज आपके सामने कंप्लीट है। उसके बाद में जो है आगे देखिए, अगला है अपचयन, यानी जो है इसमें अपचयन में क्या है, अपचयन किसे कहा जाता है, तो अपचयन जो है, देखिए अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के का जो है ह्रास हो यानी कमी हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अभी जस्ट उसमें क्या पढ़े थे आप, उसमें पढ़े थे कि जो है यहाँ पे देखिए उपचयन में, यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, यानी कोई ऐसा, ये पहले जो है इसको हटा दीजिए, नहीं तो दोनों उसी में भ्रमित हो जाएंगे आप लोग। ये इतना जो है आपका क्या है, उपचयन के लिए, यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो। आप ऐसा लिख सकते हैं कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक, बस ज्यादा विस्तार से मत समझिए, शॉर्ट में इसको रखिए कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और उसके बाद में अपचयन में क्या है, तो अपचयन में जो है यहाँ पर देखिए कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, यानी अपचयन क्या है, अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक, दोनों का उल्टा है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी
तो हम उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, और वहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, ये चीज है। उसके बाद में जो है समीकरण दिया गया है सी यू प्लस एच टू इजकल टू सी यू एच टू। ये आपकी क्रिया कौन सी है, अपचयन और उपचयन, यानी दोनों तरफ क्रिया जो होती है तो अपचयन एवं उपचयन की क्रिया कहते हैं, क्योंकि आप जस्ट इसके पहले पढ़ चुके हैं उपचयन उपचयन प्लस अपचयन, ये दोनों मिलकर बनती है रेडॉक्स क्रिया। कौन सी क्रिया, रेडॉक्स की क्रिया। ठीक है, ये दोनों यानी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रिया हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे आपके नोट्स में आ भी गया। ठीक है, अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन की जो अभिक्रिया होती है उसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। पहला, संक्षारण में, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, इससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। ठीक है, वहां पर उसके बाद में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत बनना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, अब फिर जो है इससे बचने के लिए उपाय कौन कौन से किया जाता है, गैसीय लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, गैसीय लेपन कहते हैं। ठीक है, जिंक का जो है लेपन किया जाता है, विद्युत लेपन कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए तो संक्षारण से इसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, ये है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो है क्या है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, इससे कैसे बचाया जा सकता है, तो प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके, फिर उसके बाद में वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, तीसरा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, और तीसरा शीतलन द्वारा। ठीक है, इतने चीजों का उपयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इससे विकृत गंधिता से। उसके बाद में जो है अगला है, अगला लेसन आपका गया जो है अम्ल एवं क्षार। ठीक है, अम्ल एवं क्षार है। अम्ल एवं क्षार जो है, अब इसके बारे में देखिए, दूसरा लेसन चालू है। अम्ल किसे कहा जाता है, तो देखो इसी से आप लोग जो है इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, और इसी से आप लोग जो है इसका गुण भी लिख सकते हैं। जैसे अगर अम्ल की परिभाषा लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे, अम्ल किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आर्जीनियस एक वैज्ञानिक हुए, आगे होगा
ठीक है। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। आर्हेनियस आर्हेनियस ने बताया कि जो जल के साथ क्रिया करके H प्लस आयन दे वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, जो जल के साथ में क्रिया करे और H प्लस आयन दे तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो है अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं यानी लाल रंग में बदल देते हैं। उसके बाद ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। यही परिभाषा जो है आपकी आर्हेनियस की है। ठीक है, आर्हेनियस की परिभाषा यही है। फिर उसके बाद में एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है खट्टा। फिर उसके बाद में जो है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है, यानी अम्ल के प्रकार है। ठीक है, एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल, चौथा है तनु अम्ल। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, HCl, H2SO4, HNO, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है जो है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये आता है आपका दुर्बल अम्ल के अंतर्गत। फिर आता है सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र। सांद्र माने होता है गाढ़ा। ठीक है, और उसके बाद में आता है तनु अम्ल। तनु माने होता है पतला, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, तनु अम्ल। ठीक है, सांद्र माने होता है, अपनी भाषा में लिख दिया जाए तो कहते हैं उसको गाढ़ा। ठीक है, और तनु माने होता है पतला। तनु माने क्या होता है, पतला। अगर सांद्र और तनु यहाँ से नहीं समझ में आता तो इससे समझ लीजिए कि जो पदार्थ गाढ़ा हो वो क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा, और जो पदार्थ तनु होगा वो क्या कहलाएगा, पतला है। उसके बाद में आता है क्षार यानी क्षारक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। उसके बाद में जो है अगला है कि देखो अम्ल में और क्षार में ये अंतर है सेम। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन, अम्ल, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है कौन, क्षार। क्षार कहलाता है। ये जलीय विलयन में अम्ल कैसा देता था, H प्लस आयन देता था, और ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, इसमें जो है प्रबल क्षार भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल क्षारक, इसमें NaOH, KOH, CaOH2 होता है, और एक होता है दुर्बल क्षारक NH4OH होता है। ठीक है, क्षार जो है एल्कली यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH2। ठीक है, फिर आता है लवण। लवण यानी कि साल्ट, नमक जिसको कहा जाता है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम आपको करके बता चुके हैं। जब अम्ल प्लस क्षार ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। उदाहरण में जो है ऐसे उदाहरण में दिया गया है NaCl, KCl। फिर आता है सूचक। सूचक जो है किसे कहते हैं, सूचक माने होता है इंडिकेटर। ठीक है, अब सूचक की एक तो परिभाषा यहाँ पे लिखी है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या कण अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अगर ऐसे यहाँ पे नहीं समझ में आता
तो जो सूचक है, ठीक है, सूचक क्या करता है, अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है। अम्ल एवं क्षार की क्या करता है, पहचान करता है। ठीक, अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। फिर अगले पेज पर आ जाइए। इसमें जो है कुछ सूचकों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो है कुछ सूचकों के नाम दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से सूचक हैं, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं। सूचक के प्रकार, यानी सूचक को जो है 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला सूचक प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक। दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित, कृत्रिम या संश्लेषित। और तीसरा गंधीय सूचक। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत जो है कौन कौन आता है, तो प्राकृतिक के अंतर्गत आता है, यहाँ से देखिए, ठीक है, प्राकृतिक सूचक के अंदर जो है हम इसको समझा दे रहे हैं अभी माइंड मैप के द्वारा। यहाँ से हम देखिए, सबसे पहले क्या है, सूचक। यहाँ पे लिख देते हैं सूचक। अब ये हो गया आपका सूचक, ठीक है। अब सूचक है आपका कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक, ठीक, कौन सा सूचक, प्राकृतिक सूचक। उसके बाद में दूसरा कौन सा सूचक है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, संश्लेषित, ये हो गया आपका संश्लेषित सूचक। तीसरा है आपका गंधीय सूचक। कौन सा, गंधीय सूचक, ठीक है। यानी सूचक 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्राकृतिक सूचक में जो है आता है आपका लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया का फूल, ठीक है, इतना आपका जो है आता है। यानी लाल पत्ता गोभी, कामा, फिर आता है हल्दी, और उसके बाद में आता है हाइड्रेंजिया, 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 इतना जो है आपका आता है किसमें, प्राकृतिक सूचक में। और भी आता है, गुड़हल है, ठीक है, लाल पत्ता गोभी है, गुड़हल है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, लिटमस है, ये सब जो है, लिटमस इसके अंतर्गत नहीं आता, फिलहाल ये इतना है। उसके बाद में जो है संश्लेषित में आता है, जो है आपका कृत्रिम सूचक में, ठीक है, कृत्रिम सूचक में आता है फिनाल, एथिलीन,
फिनाल फिनाइलफिथिलीन हो गया। उसके बाद में फिर आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये हो गया आपका। ठीक है, गंधीय सूचक में आता है प्याज का रस, प्याज का रस। उसके बाद में वेनिला, उसके बाद में लौंग का तेल, लौंग का तेल, इतना जो है ये इसमें जो आपके नोट में दिया गया है इसमें भी और आता है, मेथिल ऑरेंज आता है, फिनाइल आता है। ठीक है, ये प्याज का रस है, वेनिला है, लौंग का तेल है, इसके अंतर्गत लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, डेंटिया गुड़हल है। ठीक है, लिटमस है, इसमें लिख सकते हैं लिटमस है, इतना जो है आता है। ठीक, ये हो गया आपका जो है सूचक। ठीक है, अब ये करता क्या है, अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण में, अम्ल के साथ में क्रिया करता है, क्षार के साथ में। तो जो अम्ल है जब धातु से क्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, और जब क्षार धातु के साथ क्रिया करती है तो वो भी लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन में आता है कि क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी। तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है जब क्षार धातु के साथ क्रिया करेगी, तो जब क्षार धातु से क्रिया करेगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। ठीक है, फिर एक आता है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परत नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं, जिसको पॉप टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला, आगे देखिए। आगे दिया गया है इसमें आगे है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु वाही कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके किसके साथ, अम्ल के साथ, क्षार के साथ। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण करती है, क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अर्थात 2HCl प्लस Na2CO3 प्लस 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये हो गई आपकी रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, यानी जो है अम्ल प्लस धातु वाही कार्बोनेट इक्वल टू लवण प्लस CO2 प्लस जल, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, अर्थात CaOH2 प्लस CO2 इक्वल टू CaO3 प्लस H2, यानी सफेद अवक्षेप देता है। ठीक है, पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ये चीज है आपका। ठीक है, उसके बाद में अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर ये क्या हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, ये जल में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। उसके बाद में फिर है
अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल क्षारक यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण जो है क्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, यानी NaOH, इधर देख लीजिए NaOH। ठीक है, ये क्या है आपका क्षार है। ठीक है, और अम्ल क्या है आपका HCl। अभी जब क्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, NaCl, ये है आपका लवण। और क्या बनेगा फिर उसके बाद में H2O, ये क्या है आपका जल। ठीक, यानी लवण और जल का निर्माण करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया इसी को कहा जाता है। फिर है कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बराबर अम्लीय लवण जल का निर्माण करेंगे। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक क्षारीय लवण जल का निर्माण करेंगे। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण जल का निर्माण करेंगे। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक उदासीन लवण जल का निर्माण करेंगे। अम्लों के साथ जो है धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, तो जब धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण तथा जल का निर्माण करेगी, ये है। ठीक है, उसके बाद में जो है आगे है आगे जो दिया गया है उसको देखिए। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया जो है, जो धात्विक ऑक्साइड है जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार प्लस लवण वो इक्वल टू लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद में जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, तो जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। समीकरण है H प्लस प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस। जल की उपस्थिति में जब क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं तब, तो NaOH प्लस H2A की उपस्थिति में तो Na प्लस प्लस HO माइनस का निर्माण करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, ये है। उसके बाद में जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसे दिया गया है, शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, ठीक है, मिश्रण अस्खलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट जा सकता है। अर्थात जल को अम्ल में डालने से मिश्रण जो है आपका स्फुलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया हो सकती है। उसके बाद में जो है दिया गया है आगे देखिए अगला,
फिर दिया गया है कि अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस H2 यानी धातु के साथ जब क्रिया करेंगे, ठीक है। लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ में, अम्ल की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट के साथ, तो लवण प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है। यानी लवण प्लस H2 धातु के साथ में, क्षारक के साथ में जब क्रिया होगी तो धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस जल, अर्थात लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ। धातु बाई कार्बोनेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। जब धातु बाई कार्बोनेट के साथ होगी तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अम्ल के साथ जब क्रिया करेगा तो लवण और जल, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। अम्लों व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं, तो सभी अम्ल H प्लस आयन देते हैं और सभी क्षारक OH माइनस आयन देते होते हैं, ये समानता है, ठीक है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तवकृत हो जाता है और जल में मिलने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक। उसके बाद में क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौम सूचक किसे कहा जाता है, अनेक सूचकों का मिश्रण यानी संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, सार्वभौम सूचक। यानी जो सूचक हम उसमें जिससे हमें अम्ल एवं क्षार की पहचान हो जाएगी उसी को हम वो सूचक मानेंगे। तो इसीलिए सार्वभौम सूचक का मतलब हो गया सभी सूचकों का क्या है, संग्रह, ठीक है। ये सूचक किसी बेरियर में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, सार्वभौम सूचक कहलाते हैं। उसके बाद में जो है अगला है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल, अब पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल जो है किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच में P पुषांश है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच 7 तो उदासीन विलयन, पीएच लेस देन 7 यानी 7 से छोटा है तो अम्लीय विलयन, पीएच ग्रेटर देन 7 तो यानी pH 7 से बड़ा है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। अगर pH मान सीधा सीधा 7 आता है तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अगर pH 7 से कम है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और अगर pH जो है और अगर जो pH इसका दिया गया है वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 7 से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसमें ये जो है उसके बाद में जो है फिर देखिए दिया गया है दुर्बल क्षार, ठीक है, और प्रबल क्षार। यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो CH3COOH2CO3 H प्लस आयन, HCl H2SO4 HNO3 ये दिया गया है, ठीक है। और NH4OH और OH माइनस आयन की मात्रा दी गई है, ठीक है। NaOH KOH और CaOH2 ये दिया गया है, ठीक। फिर है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति।
और उदासीन कब होगा? तो H आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ पर होता है? तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, इतना जो है आपका पीएच मान के अंतर्गत आएगा। ठीक। उसके बाद में जो है अगला है मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना है? तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान में मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान कम से कम पर संचारित करता है। ठीक है। डिस्चार्ज
उसके बाद में जो है इसमें दिया गया है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैसेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले अंग पर रगड़ किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, लवणों का पीएच कितना होता है? तो लवणों का जो है पीएच प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार यानी उदासीन लवण 7 होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण पीएच जो है 7 से छोटा होगा, अर्थात क्या होगा? अम्लीय होगा। फिर प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल क्षारकीय लवण पीएच 7 से बड़ा होगा, अर्थात वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है साधारण नमक से रसायन। ठीक है, अब साधारण नमक से यानी NaCl। साधारण नमक क्या है? NaCl। अब इससे कौन कौन से रसायन बनते हैं इसके बारे में आपको जानना है। तो इससे बनता कौन कौन सा है? साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, लौह सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतने जो है इससे रसायन बनते हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार की प्रक्रिया, अर्थात 2NaCl प्लस CH2O इजकल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये चीज इसमें जो है समीकरण इसका बनता है कौन सा? यानी कि 2NaCl प्लस 2H2O इजकल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये ठीक है। तो एनोड पर Cl2, कैथोड पर H2। कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है? H2 गैस मार्गरीन में, Cl2 जल की स्वच्छता PVC CFC में, HCl का उपयोग इस्पात की सफाई एवं औषधियों में, NaOH का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने, साबुन, कागज बनाने में, Cl2 प्लस NaOH का विरंजक चूर्ण, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, अर्थात जो है समीकरण इसका क्या होगा? CaOH2 प्लस Cl2, ठीक है, इजकल टू CaOCl2 और प्लस H2O। ठीक, तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हुआ? विरंजक चूर्ण का सूत्र है आपका ये। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं जो है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। ठीक है, उसके बाद रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप, ठीक, रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग करते हैं एक जो है उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। और फिर आता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक समीकरण NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इजकल टू NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। इसका खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, अर्थात 2NaSCO3 टेम्परेचर के द्वारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इतना जो है ये हो गया आपका बेकिंग सोडा।
ठीक, अब साधारण नमक से और जो है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब कौन सा आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक बार। अब जो है इसके भौतिक गुण जो है, अब ये 2 लेसन तक जो है हो गया है आपका, 2 लेसन तक कंप्लीट है। उसके बाद में जो है अगला लेसन हम कल देखेंगे। ठीक है, इतना जो है आप लोग देखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।